तो आज मेरे साथ हैं दीपंकर भट्टाचार्य जी। दीपंकर जी को आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। CPI-ML के राष्ट्रीय महासचिव हैं और हम लोग तो अब भी इन्हें उसी तरह से यूथ आइकॉन की तरह देखते हैं। लेकिन आज हमारे पास में कई ऐसे सवाल हैं जो दीपंकर जी के लिए निश्चित ही कुछ परेशानी खड़ी कर सकते हैं। वो सवाल आपसे आए हुए हैं, तो मैं शुरू करता हूं। दीपंकर जी से स्वागत है आपका। जी दीपंकर जी, सबसे पहला सवाल, आज तो जो प्रसंग है, आज जिस मकसद से आप रांची में हैं, जैसा मुझे जानकारी है, फादर स्टेन स्वामी के मृत्यु को लेकर आज एक श्रद्धांजलि सभा रांची में हुई और CPI माले ऑफिस में। इस सभा में आपने मुख्य अतिथि के तौर पर आपको आमंत्रित किया गया था, दीपंकर जी को। और दीपंकर जी, देखिए, स्टेन स्वामी के बारे में तो बहुत सारी बातें पहले आ चुकी है, तमाम लोगों ने इनके बारे में बातें रखी हैं और कई ऐसे रिमार्क्स भी हैं जो निश्चित ही चिंताजनक तो हैं और ये लोगों को परेशान करती हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल किलिंग, मर्डर। जी, ये अपने आप में बहुत ही अजीबोगरीब सी बात है, ये वर्ड का आना। ये असल में सबसे बहुत संक्षेप में हम जानना चाहेंगे, आप इसको क्या मानते हैं? नहीं, अब मिनिमम तो सब लोगों ने देखा कस्टोडियल डेथ है। अगर आपको इंस्टीट्यूशनल किलिंग इससे अगर परेशानी है तो बहुत कम शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, तो कस्टोडियल डेथ है। अब इसमें जाहिर सी बात है कि एक 84 साल के एक बुजुर्ग आदमी जिनको पार्किंसन था, जिनको इस दौर में, कोविड के दौर में, जहां सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अभी इस समय गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, जेल को खाली करो, उस समय उनको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उनको पानी पीने के लिए, एक सिपर के लिए, एक स्ट्रॉ के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। तो उनके साथ तो वो बर्ताव हुआ है जो किसी बुजुर्ग के साथ, किसी नागरिक के साथ कभी नहीं होना चाहिए। तो पूरे राज्य की जो सबसे क्रूरता हो सकती है, उस क्रूरता के शिकार हैं, क्रूरता के शिकार हुए स्टैन स्वामी। देखिए, एक बात तो है, बहुत सारी बातें स्टैन स्वामी को मैं भी बहुत नज़दीक से देखता रहा हूँ। पिछले 1.5 दशक से लगभग मैं 10 वर्षों से मैं उनके संपर्क में रहा हूँ। लगातार उनको उनके कामकाज के स्टाइल को, बहुत ही गुमनामी में काम करने वाले व्यक्ति, बहुत ही छुपकर पीपुल में या मीडिया में बहुत ज़्यादा सामने आने की उनकी ललक कभी नहीं देखी हम लोगों ने। ये बहुत अद्भुत सा उनका व्यक्तित्व था और ऐसा लगता था कि वो जो कुछ भी करते हैं केवल लोगों के लिए करते हैं, दबे कुचलों के लिए करते हैं। ऐसा उसके पीछे उनका कहीं से भी रत्ती मात्र भी कोई स्वार्थ नहीं है। ये अद्भुत है। आपको लगता है कि दोबारा झारखंड जैसे प्रदेश में स्टैन स्वामी क्या दोबारा पैदा होगा? बिल्कुल। पहली बात तो स्टैन स्वामी झारखंड में पैदा नहीं हुए थे। नहीं, वो आप देख लीजिए, यही खूबसूरती है आंदोलन की। देखिए, यही खूबसूरती है कि कहीं के भी किसी आंदोलन में कहीं से कोई आ जा सकते हैं। अब आप स्टैन स्वामी तमिलनाडु से आए थे, जॉन ग्रेज बेल्जियम के रहने वाले और डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट थे, और एक तरह से आप झारखंड को ही उन्होंने सबसे ज्यादा, मैं देख रहा हूँ कि अपना बना लिया है। तो लोग तो जरूरत के हिसाब से पैदा होते हैं। अच्छा। परिस्थिति लोगों को पैदा करती है, जरूरत लोगों को पैदा सामने लाती है। और हमें लगता है कि झारखंड में जब आज भी इतना ज्यादा शोषण है, इतना ज्यादा दमन है, लोगों पर इतने ज्यादा अन्याय हो रहे हैं, तो क्यों नहीं होगा? जहाँ सबसे ज्यादा शोषण, दमन, अत्याचार होगा तो इसके खिलाफ बोलने वाली बिरसा मुंडा का प्रदेश है, यहाँ कभी कमी नहीं होगी, लोग बिल्कुल पैदा होंगे। लेकिन यहाँ माटी से नेतृत्व क्यों नहीं उभर सकता है? क्यों नहीं उभरता है माटी से? अब माटी को आप किस रूप में डिफाइन करते उस पर है। माटी से हम तो स्टैन स्वामी को भी बिल्कुल, हम ज्योग्राफिकल नहीं, हम तो इसको ज्योग्राफिकली एक मैप जो है उसमें भी भाई महेंद्र सिंह थे, बिल्कुल इसी माटी के थे। आज भी जो लोग हैं आज इसी माटी के हैं। आने वाला समय क्या होगा? आने वाले समय में और लोग आएंगे सामने, बिल्कुल आएंगे आपको। और आज हम देख रहे हैं कि अभी आप देखिए कि इस समय जो नागरिकता आंदोलन है देश में, अभी दिल्ली दंगे के आरोप में जिन लोगों को जेल में डाला गया, नताशा, देवांगना, आसिफ,
इन लोगों को आप जेल से बाहर आते हुए मुस्कुराते हुए बाहर निकल रहे हैं, तो बिल्कुल नौजवान है, लोग आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बदलेगा यानी सुधार की संभावनाएं, आप बहुत ज्यादा आशान्वित हैं। बहरहाल एक चीज जो है, जो हमें लगता है कि इस आशा के थोड़ा विपरीत लगता है कि वाम दलों की उपस्थिति क्यों घटती जा रही है, पहला। और इसमें हमारा जो एक खास सवाल आपके लिए, ऐसा लगता है कि वाम दल, ठीक है आप केरल को रेफर कर सकते हैं कि केरल में तो साहब जीत गए हम, लेकिन वाम दल हाशिए पे चला गया है। और उससे भी ज्यादा चिंता की बात है कि हाशिए पे बैठे हैं वाम दल के लोग, और वो लगता है इत्मीनान बैठे हैं। नहीं, हम ऐसा तो नहीं कहेंगे। हाशिए पे आप कह सकते हैं कि बंगाल के इस चुनाव का परिणाम अगर आप इसको लें तो निश्चित तौर पर ये चौंकाने वाला था। और पहली बार बंगाल जैसे प्रदेश में, जहां 34 साल किसी वामपंथी सरकार का शासन रहा हो, वहां आज एक भी वामपंथी विधायक का ना होना, ये बड़ा सवाल जरूर है। लेकिन हम ये कहेंगे कि आप इसी दौर में केरल का चुनाव, आपने जैसे कहा, इसी दौर में बिहार का चुनाव, बिहार में बहुत दिनों के बाद हमारे 1 दर्जन सीपीआई सीपीएम के 16 विधायक हैं। और आज के डेट में मैं मानता हूं कि एक वामपंथ का इस कठिन दौर में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है। एक ये तो बात है चुनाव की, लेकिन आज जो लोग बात इसको महसूस कर रहे हैं, आम लोगों में आप सुनेंगे चर्चा कि विपक्ष कहाँ है, तो विपक्ष को बहुत ज्यादा संसद में और विधानसभा में सिर्फ ढूंढने से नहीं चलेगा। सड़क पर विपक्ष को देखिए, सड़क पर किसानों को देखिए, सड़क पर नौजवानों को देखिए, सड़क पर नागरिकता आंदोलन के लिए संघर्ष कर रहे हैं लोगों को देखिए, और उस पर जब आप देखेंगे तो वहां आपको वामपंथ नजर आएगा। लेकिन आप इसके कारण हमें जो लगता है, वामपंथी ठीक है आप कहते हैं सड़क पर आप हैं, लेकिन वो कितना असर है उसका, वो भी तो हमको गौर करना हो, उसका रिजल्ट कितना है। अब रिजल्ट तो इस समय पूरे संविधान का कोई रिजल्ट नहीं हो रहा है इस देश में। वही तो अब तो ऐसी सरकार इस देश में आ गई, तो उसको तो आप कैसे हैंडल करेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसको हैंडल करने के लिए दोनों बात है। जैसे स्टैन स्वामी को आप ले लीजिए, अब ये भी एक उदाहरण है कि एक 84 साल के बुजुर्ग, और लेकिन उन्होंने तय कर लिया कि ठीक है अगर अन्याय का मुकाबला करना है, न्याय के लिए लड़ना है, इसके लिए अगर कीमत चुकानी है तो कीमत चुकाएंगे। तो हम कह रहे हैं कि एक तो ये संकल्प, ये साहस बहुत जरूरी है। दूसरा है कि बहुत व्यापक आंदोलन चाहिए, व्यापक एकता चाहिए। आज के दौर में आप किसानों को देखिए, 26 नवंबर से किसानों का आंदोलन, जब उन्होंने आकर दिल्ली में डेरा डाल दिया, और 500 से ज्यादा किसान संगठन और 7 महीने से ज्यादा समय लगातार लड़ रहे हैं। कहीं उनका मनोबल बिल्कुल नहीं गिरा है। नहीं, मनोबल नहीं गिरा, लेकिन मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन इतना तो आप मानेंगे आज की तारीख में किसान आंदोलन का जो बड़ा स्वरूप आप भी देख रहे हैं, आप जाकर देख रहे हैं, लोकेशन पे भी जो लोग जाते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट पीपुल में एकदम नहीं दिखता है। ऐसा लग रहा है कि कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति है। नहीं, हमें लगता है कि लोगों में बिल्कुल इम्पैक्ट है। अब जरूर है कि आप इम्पैक्ट भी अलग अलग किस्म का होता है। जैसे जैसे अभी आप कह रहे हैं कि अब फादर स्टैन स्वामी इसकी शहादत कह दीजिए, इस शहादत का क्या इम्पैक्ट नहीं है? क्या पूरे देश में स्पॉन्टेनियस जो जगह जगह भी लोगों में एक शोक की लहर है, आक्रोश की भी लहर है, क्या इसको इम्पैक्ट नहीं कहेंगे? अब इस इम्पैक्ट का मतलब अगर यही है कि नरेंद्र मोदी के दिमाग में बात जाए और नरेंद्र मोदी जी मजबूर हो जाए यूएपीए को खत्म करने के लिए, बंदियों की रिहा करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट इसके लिए कोई आदेश दे, तब हम इम्पैक्ट मानेंगे। हम कह रहे हैं कि वो एक इम्पैक्ट का वो भी एक लेवल है, लेकिन अभी जितना हो रहा है जनता को झकझोर दिया है। आप संतुष्ट हैं? कई जगह संतुष्ट की बात ही नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जरूर इसमें हम असंतुष्ट तो नहीं है, हम इसको लेकर के बिल्कुल हतोत्साह निरुत्साह नहीं है। हमें तो उम्मीद दिखती है कि इस देश में जहां डेमोक्रेसी अभी भी है, डेमोक्रेसी की कदर करते हैं लोग, संविधान को लड़ करके लोगों ने हासिल किया, आसानी से हम जाने नहीं देंगे अपनी आज़ादी को, अपने अधिकारों। देखिए एक बात तो है कि वाम दलों की छवि विश्व भर में और भारत में भी एक ऐसे पार्टी के तौर पर है जिसके पास में एक संगठन है, एक सोच है, एक विचारधारा है। ये बात सभी मानते हैं, इसमें किसी को भी अन्यथा नहीं लगना चाहिए, इसमें हम सहमत हैं। लेकिन आप देखिए कि जो सवाल मैंने पहले रखा कि हाशिए पे जब आप चले जाते हैं, मतलब आप किनारे चले जाते हैं,
तो उसकी जगह भरने के लिए कुछ ऐसे दल पनपते हैं जो वाम दल का चेहरा खुद को बताने लगते हैं और सोच भी वामपंथी सोच जैसी बात करके, और उनकी पृष्ठभूमि में कुछ और चल रहा होता है। और वो वही आज की राजनीति नहीं, आज की राजनीति में आप तो किन दलों की बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज एक खास बात मैं आपको बताऊं। जैसे अर्बन नक्सल, ये शब्द किसने इजाद किया? इस सरकार ने। ठीक है, इसलिए किया ताकि लोगों को हम जेल में डाल सके। लेकिन आपने क्या कर दिया कि विरोध की कोई आवाज हो, हर विरोध की आवाज, हर सच की आवाज को आपने कह दिया कि ये नक्सल है। अभी हमने देखा गुजरात में एक कवि ने जो लिखा शव वाहिनी गंगा, और उनके बारे में मैं जहां तक जाना हूं वो किसी बहुत प्रगतिशील धारा के किसी वामपंथी खेमे की कवि नहीं है, और एक तरह से मोदी जी को और इस सरकार को चाहने वाले, सरकार से बहुत उम्मीद रखने वाली कवि है। लेकिन जब उन्होंने कह दिया कि शव वाहिनी गंगा, मोदी जी ने गंगा को ये बना दिया है, और तब सरकार को ये भी पसंद नहीं है, और गुजरात के साहित्य अकादमी ने कहा कि लिटरेरी नक्सल है। तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए, आपको किसी की कविता पसंद नहीं है तो लिटरेरी नक्सल, किसी का कार्टून पसंद नहीं है तो कार्टूनिस्ट नक्सल, किसी का कोई मान लीजिए ट्वीट पसंद नहीं है तो वो ट्विटर वाला नक्सल, अर्बन नक्सल। तो ये जो सरकार तो खुद ये बता रही है कि इस देश में कम से कम वैचारिक धरातल पर, विचारों के धरातल पर जो भी विपक्ष है, सरकार की नजर में वो वामपंथी है, वो वामपंथ है। और हम तो समझते हैं कि ये वामपंथ की इससे व्यापक परिभाषा और कुछ हो ही नहीं सकती। पूरे खेल जो है वो इतना स्पष्ट लगता है कि ये परसेप्शन का खेल है, और सरकारी मशीनरी इसमें लीड कर रही है, इसमें विनर है। ये तो आप सहमत हैं? नहीं, अब ये तो किसी भी देश में लोकतंत्र में परसेप्शन ही मायने रखता है। परसेप्शन, लेकिन वो परसेप्शन में फर्क है। जैसे आप देख लीजिए ना, परसेप्शन तो था झारखंड में, आप कहेंगे कि 2019 के चुनाव में परसेप्शन था मोदी जी, और उसी नवंबर के महीने में जब विधानसभा का चुनाव हुआ उस परसेप्शन का क्या हुआ? अभी पश्चिम बंगाल में वही तो परसेप्शन की लड़ाई थी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह आकर के एकदम 200 पार, अब की बार 200 पार, और वहां क्या हुआ? परसेप्शन। तो हमें लगता है कि परसेप्शन भी कोई ऐसा कोई रहस्य नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। परसेप्शन बनता है, परसेप्शन बदलता है। तो परसेप्शन बदल रहा है। लोगों के झेलने की भी कोई सीमा है, झूठ बोलने की भी, हिपोक्रेसी भी कोई सीमा है। हद से ज्यादा जब हो रही है, हद से ज्यादा जब चीजें जा रही है, तो जरूर हिंदुस्तान के लोग सरकार को ये बता देंगे कि आप हद से ज्यादा कर रहे हैं, अपने हदों में रहिए, और नहीं तो हम आपको बता देंगे। आप अब बहुत उत्साहवर्धक बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज है, हाल में जो एक डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, एक तीसरे मोर्चे की बात हम कर लेते हैं, जो अभी शरद पवार वगैरह को लेकर बातचीत शुरू हुई कि तीसरा मोर्चा हर बार आता है, और पहले भी लोग अनुभव कर चुके हैं तीसरे मोर्चे के बारे में, वो काफ़ी चुभता है। तीसरा मोर्चा जब अंत में हालात बनती है। लेकिन आप इसका मैं दूसरा एक पॉजिटिव पहलू समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। जब भी तीसरे मोर्चे की बात हुई पिछले दिनों इतिहास में, तो ऐसा लगता है कि वह एक ट्रांजिशनल फेज है, ट्रांजिशन का एक संक्रमण काल है वो, और उसके बाद जाकर एक परिपक्व कोई सरकार आएगी। आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, पहली बात तो हम इस दौर में किसी तीसरे मोर्चे की बात ही नहीं करेंगे। अभी यही सब मोर्चेबंदी से आजकल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और बीजेपी के तमाम डिक्शनरी से अगर किसी वाक्य को मैं उठा लूं, एकमात्र सही वाक्य है कि वी आर ए पार्टी विथ अ डिफरेंस। क्योंकि भारत के और किसी पार्टी के साथ बीजेपी की तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि इस पार्टी के पीछे आरएसएस है, जो भारत के संविधान को लोग मानते ही नहीं है। तो इसीलिए इस पार्टी को हम बिल्कुल एक अलग कैटेगरी में रखते हैं। और आज देश को बिल्कुल जैसे आजादी के आंदोलन के समय बड़ी एकता बनी थी, जैसे जिस समय आपातकाल का दौर था उस समय आपातकाल के खिलाफ भी एक बड़ी एकता बनी थी, आज अघोषित आपातकाल, लेकिन अघोषित से ज्यादा घातक आपातकाल है। 365 दिन 24/7। मोदी जी के 56 इंच की मैं बात नहीं करता, मैं 356 की बात करता हूँ। वो 56 में नहीं जाना चाहिए, 356 की सरकार है, और इसके खिलाफ व्यापकतम एकता चाहिए। इसलिए मुझे कोई तीसरा, चौथा, पांचवा उसमें दिलचस्पी बहुत नहीं है इस समय व्यापकतम मोर्चा, और व्यापकतम मोर्चा सड़क पर बन रहा है, जो किसानों का बना है,
जो आपके नागरिकता आंदोलन पर बना था, जो बेरोजगारी के खिलाफ नौजवानों का बन रहा है। बिहार के चुनाव में मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए सबसे जो सुखद आश्चर्य था कि वो सारे नौजवान जो 2-3 साल पहले तक भाजपा को और जदयू को आंख मूंद करके वोट करते थे, वो सारे इस बार रोजगार के सवाल पर, अपनी शिक्षा के लिए माले के पक्ष में लोगों ने वोट किया। कितने बड़े 3-3 हमारे जो नौजवान विधायक चुने गए, नौजवानों ने वोट देकर के जिताया और बम्पर वोटों से जिताया। एक तो हम ये देख रहे हैं कि इस समय आंदोलन में व्यापक मोर्चा बन रहा है। आंदोलन का जो व्यापक मोर्चेबंदी है वो विपक्ष की राजनीति में भी वही मोर्चेबंदी दिखनी चाहिए, व्यापकतम और एक तरीके से एक संघर्षशील, एक डायनामिक विपक्ष की जरूरत है। और उसको आप चाहे दूसरा, तीसरा, चौथा जो कह दें, मैं कहूँ जनता का जो आंदोलन का मोर्चा है वही विपक्ष का भी मोर्चा है। फिर अभी कुछ समय पहले आपसे बातचीत एक हो रही थी, तो आपने बंगाल के संदर्भ में कहा था, हालिया चुनाव के बारे में जब बात हो रही तो बंगाल के संदर्भ में आपने कहा कि एक लड़ाकूपन जो है वो मिसिंग है राजनीतिक दलों में। जो मैं फिर से वो चीज आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आखिर किस लड़ाकूपन की बात आप कर रहे हैं, क्या मिसिंग है, किसमें मिसिंग है? नहीं, हम करें कि देखिए किसी भी आंदोलन में, क्योंकि लड़ाई है, अंत तक है। चुनाव जैसे आप देख लीजिए, चुनाव में आपको वोट डालना है, वोटों की सही गिनती हो, इसकी गारंटी करनी है, रिजल्ट सही डिक्लेयर्ड हो, उसकी गारंटी करनी है। तो पहले तो जिन लड़ाइयों को हम लोग एक बहुत थोड़ा सा एक सीधी लड़ाई समझते थे, अब देख रहे हैं खासकर जब से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इन्होंने कह दिया अमित शाह कि हम 50 साल राज करेंगे, 50 साल राज करने के लिए आए हैं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि किसी भी लड़ाई को हल्के ढंग से नहीं लिया जा सकता है। हर लड़ाई को गंभीरता से लेना है और उस लड़ाई को उसी गंभीरता के साथ शुरू से लेकर के उसको अंजाम, उसको मंजिल तक पहुंचाना है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें लगता है कि ये सीरियसनेस उसमें एक बिल्कुल जुझारूपन एक चाहिए। अब ये सब उदाहरण के तौर पे हम कहेंगे, उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव हुआ। पंचायत के चुनाव में चुनाव कराने में 1600 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल के टीचर कोविड के भेंट चढ़ गए और चुनाव का जो परिणाम आया आप देखेंगे उसमें बीजेपी की बहुत बुरी स्थिति थी। हर जगह, गोरखपुर में, इलाहाबाद में, बनारस में, पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब जब जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश के 75 में शायद 67 जिलों पर भाजपा का कब्जा। कैसे कब्जा हुआ? पूरे प्रशासन के बल पर, पैसे के बल पर, उसके पूरे तरह से तिक्रम के बल पर। तो ये पैसा, ये तिक्रम, ये प्रशासन, इसके खिलाफ जो आपको लड़ना है, आपको अंत तक लड़ना है। इससे संतुष्ट नहीं हो जाना है कि हमने बीजेपी के बहुत जिला परिषद में हरा दिया, लेकिन आपको अध्यक्ष के चुनाव में भी हराना है। इसका मतलब तो यही हुआ, जिस लड़ाकूपन, जिस जुझारूपन की बात आपने की, आपको लगता है कि वाम दल भी अपना चेहरा बदल रहा है, जैसा कन्हैया का एक स्वरूप दिखता है? ठीक है, मैंने कन्हैया छात्र आंदोलन में थे, हाँ। अभी चुनाव में और या वामपंथी राजनीति में अभी उस तरह से हमने देखा नहीं है। तो हर जगह ही चाहिए, हर जगह ही। हम ये कह रहे हैं कि आपको अगर सीखना है तो बीजेपी से यही सीख लीजिए। अच्छा, वो मोदी जी पूरे देश में, वो कुछ लोग कहते हैं कि प्रचार मंत्री हैं, तो प्रचारक हैं वो, बेसिकली बीजेपी के प्रचारक, आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। तो वो जिस तरीके से लगे रहते हैं, जिस तरीके से एक चुनाव खत्म होते ना होते अगले चुनाव की तैयारी, तो हमें लगता है कि हमेशा एक उस मोड में है। हालांकि ये काम वो करते हैं अपने पार्टी इंटरेस्ट में, और जो काम जिम्मेदारी उनको जनता ने दी है सरकार चलाने की, वो काम में फेल, उसमें तो फेल। अभी आप देख रहे हैं ना कि आपका कैबिनेट रिशफल हुआ, आपने शिक्षा मंत्री बदल दिया, आपने स्वास्थ्य मंत्री बदल दिया, आपने श्रम मंत्री बदल दिया, आपने पर्यावरण मंत्री बदल दिया, आपने लॉ एंड जस्टिस मंत्री बदल दिया, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्री बदल दिया। तो सारे मंत्रियों को बदल करके बलि का बकरा बना करके आप कहना क्या चाह रहे हैं? एक तो आपने कबूल कर लिया कि आपकी सरकार चल ही नहीं रही है, तो खैर, तो सरकार के मोर्चे पर फेल है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक पॉलिटिक्स के मोर्चे पर एक जो जिस आक्रामकता के साथ और एक अंत तक लड़ते रहते हैं, तो वो हमें लगता है कि विपक्ष के लिए भी मॉडल होना चाहिए। मेरा सवाल ऐसे में तो एक ही होगा साहब, विपक्ष के लिए मॉडल की बात आप कर रहे हैं, और वास्तव में
सरकार में जो पार्टी है, जो दल है, उन पर दोहरा दबाव है, दोहरा भार है, लेकिन विपक्ष के पास तो एक ही है, राजनीति करना है। तो हमें लगता है कि उसको तो वो आसानी से, हमेशा चुनावी मोड पे विपक्ष के ऊपर भी हम ये करें कि दोहरा भार विपक्ष के ऊपर भी है। विपक्ष से भी आप यही उम्मीद करते हैं कि वो शैडो गवर्नमेंट का काम करें, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराएं, गवर्नमेंट को ऐसे चलने ना दे। इसीलिए विपक्ष का ऐसा नहीं है कि विपक्ष की भूमिका भी कोई सरकार चलाने से कोई कम नहीं है। एक तरीके से जो ठीक है, आप एक तरह से इंतजार में हैं, आपको जब मौका मिलेगा बेहतर ढंग से सरकार चला के दिखाएंगे। तो हमें लगता है कि विपक्ष में भी एक जरूर ये है, और उसमें जहां जहां विपक्ष के लोग जहां फेल कर रहे हैं, जहां वो आक्रामकता, वो गंभीरता, वो संकल्प, वो जुझारूपन नहीं दिख रहा है, वहां ये बात उठ रही है। तो ये हमें लगता है कि लेकिन देश को कारगर विपक्ष चाहिए, और विपक्ष जनता बना देगी, जनता बनाएगी। बिल्कुल। हाँ, 22 और 24 को लेकर कुछ आप घोषणा करेंगे? हमें तो लगता है कि बिल्कुल देख लीजिए कि अब 22 में यूपी और 24 में देश का बिल्कुल उत्तर प्रदेश भी बहुत परेशान है, बहुत परेशान है योगी राज से। और जिस तरह से परेशान है, अब मोदी जी 7 मंत्री ले लिए हैं उत्तर प्रदेश से, वो सोच रहे हैं कुछ इंजीनियरिंग करके ठीक कर लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश मुझे तो लगता है कि एकदम बदलाव के लिए बेताब है, और मुल्क भी बदलाव के लिए बेताब है। अब है कि इसको हमें मंजिल तक पहुंचाना है, और इसके लिए जिस तरीके के निर्णायक और एक संकल्पबद्ध जो कोशिश चाहिए, मुहिम चाहिए, वो हमें करने की ज़रूरत है। 24 भी आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। हमारे लिए नहीं, देश के लिए। ये देश बचेगा तभी संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, देश की डाइवर्सिटी तब बचेगी अगर जब ये सरकार जाएगी। तो इसलिए हम लोगों के लिए तो कोई सवाल नहीं है, देश के लिए सवाल है। हाँ, चलिए, ये देश की बात है, तो आज हम बहुत ज़्यादा और राजनीतिक मामलों में हम और सवाल नहीं रखेंगे, क्योंकि आज प्रसंग कुछ अलग है। और एक बार फिर से हम लोग फादर स्टैन स्वामी को श्रद्धांजलि देते हैं। बिल्कुल। और हमें लगता है कि स्टैन स्वामी जी के लिए श्रद्धांजलि तो यही होगी कि इस देश में बंदी जो जेल में बंद पड़े हुए हैं, चाहे यूएपीए में हो या झारखंड के जेलों में, बहुत आदिवासी वर्षों से बंद पड़े हुए हैं, तो जेल में सुधार हो। कैदियों को भी, अगर कैदी भी हैं तो उनका पूरा अधिकार, सजायाफ्ता कैदी भी हो तब भी उनका अधिकार होना चाहिए। किसी के साथ ऐसा ना हो आने वाले हिंदुस्तान में, दिन में, कि 84 साल के बाद एक बुजुर्ग आदमी को एक पानी पीने के लिए, एक सीपर के लिए, एक स्ट्रॉ के लिए कोर्ट में जाना पड़े। बहुत धन्यवाद आपको, आपने बहुत वक्त दिया। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। और दीपंकर जी से फिर आगे भी हम कोशिश करेंगे कुछ और गर्म सवालों के साथ, आपके ही सवाल होंगे। जी धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।